नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट भी है जिसे हमने ऑन द रडार नाम दिया है और इसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। चलते हैं पहली खबर की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो ने छोटे कारोबारियों के लिए नया फीचर लॉन्च किया है। दरअसल जियो ने जियो भारत फोन पर जियो साउंड पे का फीचर लॉन्च कर दिया है, जो कि खास तौर पर छोटे कारोबारियों के लिए ही शुरू किया गया है। इस खबर के आने के बाद 27 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 1240 रुपये 45 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1.5% की कमजोरी के साथ 1229 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर 28 जनवरी की शाम को खबर थी कि 29 जनवरी को आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग होगी और बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजेस पर इस कंपनी की ट्रेडिंग की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि एनएसई पर यह शेयर 270 रुपये और बीएसई पर 260 रुपये के भाव पर जाकर सेटल हुआ था, यानी कि इसकी प्राइस डिस्कवरी देखने को मिली थी। तो उस हिसाब से इसकी मार्केट कैप 54 से 56 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई थी और उस हिसाब से ये कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी होती और वैल्यूएशन के हिसाब से देश की सबसे महंगी होटल कंपनी होती। 28 जनवरी को जब ये खबर आई तो आईटीसी के शेयर में करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 434 रुपये 65 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई, जो कि 434 रुपये 50 पैसे के डे लो के बेहद करीब था। 29 जनवरी को एनएसई पर आईटीसी होटल्स का शेयर 180 रुपये पर और बीएसई पर 188 रुपये के भाव पर जाकर लिस्ट हुआ, यानी कि 39,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था और उस हिसाब से ये कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी के रूप में सामने आई। इस कंपनी का शेयर 3 दिन तक सेंसेक्स और निफ्टी यानी कि मेजर इंडाइसिस का हिस्सा रहा और पहले 10 दिन तक ये शेयर T2T यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट का हिस्सा रहेगा। 29 जनवरी को एनएसई पर आईटीसी होटल्स का शेयर 171 रुपये का लो लगाने के बाद 3.5% की कमजोरी के साथ 173 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और बीएसई पर तो ये शेयर में 5% का निचला सर्किट लग गया था। अगली खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस हफ्ते बैंक दोफर के साथ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है। अपनी ओमान की ब्रांच का कारोबार पूरी तरह से ट्रांसफर करने को लेकर यह एग्रीमेंट बैंक की ओर से साइन किया गया है और इस खबर के आने के बाद 28 जनवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में 225 रुपये 29 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1.25% की बढ़त के साथ 222 रुपये 40 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर, ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज ने अपने शेयरधारकों को तोहफा दिया है। दरअसल 28 जनवरी को खबर थी कि 30 जनवरी को बैंक की बोर्ड बैठक होने वाली है और इस बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने के ऊपर विचार किया जाएगा। 28 जनवरी को ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज के शेयर ने 588 रुपये 60 पैसे का हाई लगाया पर कारोबार की क्लोजिंग 2% की मजबूती के साथ 567 रुपये 30 पैसे पर हुई। 30 जनवरी की शाम को बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी और बोर्ड ने फैसला लिया कि हर एक शेयर के बदले पर शेयरधारकों को एक शेयर बोनस के रूप में दिया जाएगा, यानी कि फ्री शेयर दिया जाएगा। 31 जनवरी को ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज के शेयर में 525 रुपये तक लुढ़कने के बाद हरे निशान के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक बनने की तैयारी में है। दरअसल बैंक को बोर्ड से यूनिवर्सल बैंक में वॉलंटरीली तब्दील होने की मंजूरी मिल गई है और अब यूनिवर्सल बैंक के लिए आरबीआई को ये बैंक आवेदन दे सकता है। माना जा रहा है कि बैंक की मार्च 2025 तक आरबीआई को आवेदन देने की योजना है। जब ये खबर आई तो 28 जनवरी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर ने 32 रुपये 95 पैसे का हाई लगाया पर कारोबार की क्लोजिंग 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 32 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर, मोबीक्विक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला देश का पहला फिनटेक बन गया है। जी हां, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई रूपी को पूरी तरह लॉन्च करने वाला ये पहला फिनटेक बन गया है और इस कंपनी ने आरबीआई के साथ मिलकर एंड्रॉयड के लिए डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। इस तरह इस कंपनी के 12 करोड़ ग्राहकों को डिजिटल करेंसी की सुविधा मिल पाएगी। 29 जनवरी को जब ये खबर आई तो मोबीक्विक के शेयर में 442 रुपये 95 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 2.25% की मजबूती के साथ 423 रुपये 70 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील ने कोयला खदान खरीद की डेट को आगे बढ़ा दिया है। दरअसल मिनास दे रेवुबो यानी एमडीआर में 92.19% हिस्सा खरीद की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। कंपनी की सब्सिडरी है जेएसडब्ल्यू नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, जिसने अधिग्रहण की तारीख पहले की 31 जनवरी से बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है। ये दरअसल इसलिए हुआ है क्योंकि एमडीआर ने मोजाम्बिक सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर
सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यानी कि ICSID में मुकदमा दाखिल किया है। असल में MDR का मोजाम्बिक सरकार के साथ माइनिंग कंसेशन को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर डील जून तक भी पूरी हो जाती है तो कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ती हुई दिखेगी। यही कारण है कि 29 जनवरी को JSW स्टील के शेयर में 908 रुपये का लो लगाने के बाद 2.25% की बढ़त के साथ 937 रुपये 15 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट ने अपने विमानों की अनग्राउंडिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने अपने विमानों की अनग्राउंडिंग 29 जनवरी से शुरू की है और तब से ही कंपनी का जो एक 737 मैक्स विमान है वो इनके फ्लीट में शामिल हो भी गया है। अब माना जा रहा है कि अप्रैल के मिड तक इस कंपनी की 10 विमानों को अनग्राउंड करने की योजना है। कंपनी की ओर से बताया गया कि 3 महीने में कंपनी की ओर से 60 फ्लाइट्स जोड़ी गई हैं या फिर उनको रीस्टोर किया गया है। जब ये खबर आई तो 29 जनवरी को स्पाइसजेट का शेयर 47 रुपये 10 पैसे तक उछल गया था। हालांकि कारोबार का अंत करीब 4.5% की मजबूती के साथ 46 रुपये 93 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिला। अगली खबर, सरकारी कंपनी NMDC क्षमता विस्तार पर बड़ा खर्च करने जा रही है। जी हां, 2030 तक यानी कि अगले 5 साल में ये कंपनी क्षमता विस्तार पर 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस तरह क्षमता विस्तार खर्च के जरिए कंपनी की अपनी उत्पादन क्षमता 2 गुना बढ़ाकर 100 MT करने की योजना है। इस खर्च के जरिए कंपनी की इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और डिजिटल इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की मंशा है। 29 जनवरी को NMDC के शेयर में 3% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 65 रुपये 90 पैसे पर दिन की ऊंचाई के करीब जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, इन्फो एज का बोर्ड पहली बार स्टॉक स्प्लिट यानी कि शेयर विभाजन पर विचार करने जा रहा है। 5 फरवरी को कंपनी की तिमाही नतीजों पर बोर्ड बैठक होने वाली है और इसी बोर्ड बैठक में बोर्ड की ओर से स्टॉक स्प्लिट के ऊपर भी विचार किया जाएगा। ये पहला मौका है जब कंपनी का बोर्ड स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार करेगा। इससे पहले कंपनी 2 बार बोनस दे चुकी है। 2010 और 2012 में इस कंपनी ने 1:1 के बोनस की घोषणा की थी। 30 जनवरी को इन्फो एज के शेयर में 7,683 रुपये 20 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 2.5% की मजबूती के साथ 7,621 रुपये 10 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ एक MOU साइन किया है। दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी और ये कंपनियां विकसित हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप और सप्लाई करने का कामकाज करेंगी। 30 जनवरी को जब ये पार्टनरशिप की खबर आई तो अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर में 137 रुपये 70 पैसे का हाई लगाने के बाद 5.5% ऊपर 131 रुपये 50 पैसे पर और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के शेयर में 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1520 रुपये पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, आजाद इंजीनियरिंग ने सीमेंस एनर्जी ग्लोबल के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस एग्रीमेंट साइन किया है। मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए दोनों कंपनियों के बीच में यह करार किया गया है। इन कंपोनेंट्स में कंबशन कमोडिटीज, कोल्ड ब्लेड्स एंड वेन्स, मशीन पार्ट्स एंड असेंबलीज शामिल हैं। 30 जनवरी को जब यह खबर आई तो आजाद इंजीनियरिंग के शेयर ने 1540 रुपये का इंटरडे हाई छुआ और कारोबार की क्लोजिंग 5.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 1500 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर, तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ फार्मा कंपनी बायोकॉन ने एक बड़ा फैसला लिया है। बायोकॉन के बोर्ड ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स का 1.5% अतिरिक्त हिस्सा खरीदने को मंजूरी दे दी है। 555 करोड़ रुपए में बायोकॉन बायोलॉजिक्स का अतिरिक्त 1.5% हिस्सा खरीदा जाएगा और इस हिस्सा खरीद के बाद बायोकॉन बायोलॉजिक्स में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 90.2% पर पहुंच जाएगी। 31 जनवरी को बायोकॉन के शेयर में 370 रुपये 90 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते कंपनी ने प्राइमरी मार्केट में दस्तक दी यानी कि उसकी लिस्टिंग हुई और उसका नाम है डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। इस कंपनी की लिस्टिंग अच्छी रही क्योंकि NSE पर इस कंपनी का शेयर 325 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। इस तरह इशू प्राइस से 10.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई क्योंकि इस IPO का इशू प्राइस 294 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। यह IPO काफ़ी अच्छा भरा था। निवेशकों की ओर से इस IPO को 222 गुना के आसपास का रिस्पांस देखने को मिला था और इस IPO के जरिए कंपनी ने 220.5 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू था यानी कि ये पूरी रकम कंपनी के पास ही आती हुई नजर आएगी। 29 जनवरी को कारोबार के अंत पर शेयर 341 रुपये 25 पैसे पर 325 रुपये के ओपनिंग प्राइस से 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ जो कि 294 रुपये के इशू प्राइस से करीब 16% के प्रीमियम पर है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की ओर।
मैक्रोटेक डेवलपर्स के लिए शुक्रवार 31 जनवरी को एक बड़ी राहत की खबर आई। दरअसल दोनों लोधा बंधु मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने के लिए तैयार हो गए हैं, जिस वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क विवाद में मध्यस्थता का आदेश पारित किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आरवी रविंद्रन को मध्यस्थ नियुक्त किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी करने के लिए 5 हफ्ते का समय निर्धारित किया है। अगर मध्यस्थता विफल रहती है तो 21 मार्च को अंतरिम राहत पर बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से विचार किया जाएगा। इसी फैसले के चलते 31 जनवरी को मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयर में 1158 रुपये 20 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 4% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने आपको बताया भी था कि लोधा ट्रेडमार्क को लेकर दोनों भाइयों में जो कानूनी विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा गया है। इसके मुताबिक अभिषेक लोधा, जो कि बड़े भाई हैं, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का ट्रेडमार्क मुकदमा दाखिल किया है। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा यानी HOABL के फाउंडर अपने छोटे भाई अभिनंदन लोधा के खिलाफ उनकी ओर से मुकदमा दाखिल किया गया है। उनका कहना था कि लोधा ट्रेडमार्क के एक्सक्लूसिव राइट्स की उन्होंने मांग की थी और इसी के चलते ये मुकदमा दाखिल किया था। और उन्होंने कहा था कि HOABL के लोधा या लोधा ग्रुप ब्रांड नेम के इस्तेमाल पर रोक की तुरंत मांग की गई थी उनकी ओर से। इस मामले में 27 जनवरी को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों भाइयों को मध्यस्थता के रास्ते विवाद सुलझाने की मांग की थी। 27 जनवरी को मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयर में 1137 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब आधा % की बढ़त के साथ 1105 रुपये 65 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 1087 रुपये 40 पैसे तक भी लुढ़क गया था। अगली खबर, बीते वीकेंड पर श्रीलंका सरकार की ओर से 484 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स रद्द किए जाने की खबरें थी, जिस पर अदानी ग्रुप ने सफाई जारी कर कहा कि श्रीलंका सरकार ने अदानी ग्रीन के 484 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स रद्द नहीं किए हैं, बल्कि केवल उसके ऊपर दोबारा बातचीत होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से टैरिफ पर दोबारा बातचीत स्टैंडर्ड रिव्यू प्रक्रिया का एक हिस्सा ही है। शुक्रवार को प्रोजेक्ट रद्द होने और रिव्यू के लिए पैनल के गठन तक की भी रिपोर्ट सामने आ रही थी। 27 जनवरी को अदानी ग्रीन के शेयर में 982 रुपये 95 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 1/4% नीचे 999 रुपये पर और अदानी पावर के शेयर में 514 रुपये 85 पैसे पर ओपनिंग हाई लगाने के बाद 0.4% की कमजोरी के साथ 495 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। इसके अलावा खबर ये भी थी 29 जनवरी को कि अदानी पावर का बोर्ड नतीजों के साथ पूंजी जुटाने के ऊपर विचार करेगा। और इनफैक्ट जब खबर आई तो फैसला ये निकल के सामने आया कि बोर्ड ने QIP के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। इस खबर के बाद 31 जनवरी को अदानी पावर के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, लॉरस लैब्स के लिए यूएस से इस हफ्ते एक राहत की खबर आई है। दरअसल बीते वीकेंड पर खबर थी कि यूएस ने विदेशी सहायता यानी कि जो फॉरेन एड है उसके ऊपर रोक लगा दी। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें थी और सोमवार 27 जनवरी से 90 दिन के लिए इसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी, जिसका नाम पेप्फार है। पेप्फार यानी कि प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ। इसके ज़रिए 55 देशों को फंडिंग दी जाती है, जिसके ज़रिए 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ARV सप्लाई की जाती है। इस पर कंपनी ने सफाई जारी कर भी कहा कि एड्स फंडिंग पर रोक लगने से कंपनी के कारोबार पर खास असर नहीं देखने को मिलेगा। पर 27 जनवरी को लॉरस लैब्स के शेयर में 501 रुपये 15 पैसे तक लुढ़कने के बाद करीब 11.5% की गिरावट के साथ 533 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 30 जनवरी को खबर थी कि ट्रंप सरकार ने एड्स प्रोग्राम के लिए दोबारा फंडिंग की शुरुआत कर दी है और ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी। यही कारण है कि 30 जनवरी को लॉरस लैब्स के शेयर में 10% तक का उछाल देखने को मिला और कारोबार का अंत 7.5% की मजबूती के साथ 585 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर, 29 जनवरी को सेबी ने यूएस के निवेशक दिग्विजय गायकवाड़ का रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के लिए काउंटर ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बर्मन फैमिली के ओपन ऑफर के खिलाफ ये जो काउंटर ऑफर है वो दिया गया था। इनफैक्ट बीते वीकेंड पर दिग्विजय गायकवाड़ ने ईमेल भेजकर ओपन ऑफर को अपग्रेड भी किया। दिग्विजय गायकवाड़ ने 55% हिस्सा खरीदने के लिए ऑफर दिया था। उन्होंने सेबी से मंजूरी मांगी थी, हालांकि कोई कंपीटिंग ऑफर उनकी ओर से नहीं जमा किया था। बर्मन फैमिली के पब्लिक स्टेटमेंट के बाद 15 दिन की डेडलाइन मिस करने की वजह से उनकी ओर से ये कंपीटिंग ऑफर नहीं जमा किया गया था, जिस वजह से उन्होंने सेबी को ईमेल करके परमिशन मांगी थी। ईमेल में पब्लिक शेयर होल्डर्स से 275 रुपये पर शेयर खरीदने का उनकी ओर से ऑफर दिया गया था। इनफैक्ट आपको बता दें कि 27 जनवरी से बर्मन फैमिली का 235 रुपये पर शेयर पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के लिए एक ओपन ऑफर खुला था, जिसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये सेबी से मंजूरी मांगी थी, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया। 27 जनवरी को रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के शेयर ने 258 रुपये 50 पैसे का हाई लगाया, पर क्लोजिंग हल्की गिरावट के साथ 249 रुपये
5 पैसे के स्तर पर हुई। वहीं 31 जनवरी को रेलिगेयर को शेयर करीब 1% की गिरावट लेकर ही बंद होता हुआ नजर आया। अगली खबर, पेटीएम के लिए इस हफ्ते एक बुरी खबर आई। दरअसल पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज यानी पीपीएसएल के एमडी एंड सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले नकुल जैन अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका खुद का एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू करने का मन है, जिस वजह से वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अगर दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनी तो वो 31 मार्च से पहले भी अपना पदभार छोड़ सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आई। 28 जनवरी को पेटीएम के शेयर में 763 रुपये 30 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 1.5% की गिरावट के साथ 767 रुपये 80 पैसे पर दिन के निचले स्तर के करीब कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, गुरुवार 30 जनवरी को वर्लपूल ऑफ इंडिया के शेयर में 20% का लोअर सर्किट लग गया था। दरअसल खबर ऐसी थी कि इसकी पेरेंट कंपनी वर्लपूल कॉर्प 2025 अंत तक अपना 31% हिस्सा बेचने की मंशा रख रही है। पेरेंट कंपनी की हिस्सेदारी फिलहाल 51% है, जो इस हिस्सा बिक्री पूरी होने के बाद घटकर 20% पर रह जाएगी। इससे पहले भी 20 फरवरी 2024 को उनकी ओर से 24.7% हिस्सा बेचा गया था। 1280 रुपये प्रति शेयर के भाव पर वर्लपूल कॉर्प की ओर से 4039 करोड़ रुपए में यह हिस्सेदारी बेची गई थी। 30 जनवरी को जब यह खबर आई तो वर्लपूल ऑफ इंडिया के शेयर में 20% के लोअर सर्किट पर 1260 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की शुरुआत हुई और क्लोजिंग भी उसी स्तर पर ही जाकर देखने को मिली। अगली खबर, मोतीलाल ओसवाल पर सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर का डंडा चला है। सेबी ने कंपनी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते कंपनी के ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है। इनफैक्ट गलत डिस्क्लोजर और मार्जिन कलेक्शन से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिस वजह से कंपनी के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2022 के बीच में सेबी की ओर से इस कंपनी पर जांच की गई थी और इस जांच के बाद पेनल्टी लगाने को लेकर फैसला किया गया है। 31 जनवरी को जब ये खबर आई तो मोतीलाल ओसवाल के शेयर में 622 रुपये 40 पैसे का लो लगाने के बाद रिकवरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।